डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस पे क्वेश्चन आ सकता है इस साल, क्योंकि वो चीज बहुत चर्चित हुई थी। लोगों तक बाद में पहुंचेंगे, लोग पहले खुद को उस समय बचा लें। अरे क्वेश्चन है मेंस का, लिखो मौसम का पूर्वानुमान, बारिश कितनी होगी, कौन करता है? और यूपीएससी में क्वेश्चन आया हुआ है। और अंग्रेजों ने जानबूझ के भारत का इतिहास लिखते समय दक्षिण भारत के मंदिरों को आग्नेय चट्टान सबसे कठोर चट्टान होती है। 4 साल पहले पढ़ाया था मैंने कि इंसान तो नहीं कर पाएगा लेकिन एआई करेगा। आप वैष्णो देवी जाओगे, कभी कोई गया वैष्णो देवी? ब्रिटेन क्या है, चोरी का म्यूजियम है। तो इसके अंदर एक फोर्स भी होती है, सेना गठित होती है इसके अंदर। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी क्या है? एनडीएमए। एनडीएमए मतलब डिजास्टर मैनेजमेंट रिलीफ। मैंडेट क्या है? लिखो एनडीएमए का मैंडेट क्या है? राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। कौन इसको कंट्रोल करता है? प्राधिकरण है ये। तो इसके अंदर एक फोर्स भी होती है, सेना गठित होती है इसके अंदर। तो लिखो एसडीएमए क्या है? स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, एसडीएमए। अगर गलती से आईएएस बन गए तो तुम्हें इसके साथ काम करना होगा, तुम्हारे अंडर में रहेगी। तो डिजास्टर मैनेजमेंट से एनडीआरएफ और एसडीआरएफ पे क्वेश्चन आता ही आता है, ये फिक्स पार्ट है, इसमें ज्यादा कुछ इधर उधर नहीं करना है। मैंडेट, बजटिंग, कार्यप्रणाली, आधुनिकीकरण, ये सब पूछा जाता है। और पिछले कुछ समय से इसका जो है उत्तरदायित्व और ज्यादा बढ़ गया है, क्योंकि भारत अब एक ग्लोबल पावर बनने के प्रयास में दूसरे देशों को भी सहायता भेज रहा है। जैसे अभी अफगानिस्तान में हुआ, तुर्की में हमने भेजा, नेपाल में भेजा था। तो हमारे पास अब जो है क्या हो रहा है, हम इसकी बजटिंग बढ़ा रहे हैं और हम जो है डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस कर रहे हैं। अब लगा एक और वर्ड आया है, डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस किसे कहते हैं? आपदा की तैयारी किसे कहते हैं? डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस। जीएस पेपर 3, व्हाट इन बाय डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस? कौन होगा जो आपदा के लिए तैयार रहेगा? व्हाट इन बाय, व्हाट कम्स अंडर द डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस? लिखो डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस किसके अंतर्गत आता है, कैसे होता है? आपको पता है कि अभी कब क्या होगा? किसी को कुछ नहीं पता। सो व्हाट डू यू मीन बाय डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस? लिखो, क्वेश्चन लिखो। उसको ईडब्ल्यूएस बोलते हैं, अर्ली वार्निंग सिस्टम। लिखो अर्ली वार्निंग सिस्टम क्या है? डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस पे क्वेश्चन आ सकता है इस साल, क्योंकि वो चीज बहुत चर्चित हुई थी। डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस में अभी हाल ही में एक बहुत बड़ी चर्चा। डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस क्या होती है? लोगों को सूचना दे दोगे, मान लो गलत सूचना दे दी, पैनिक हो गए लोग, तो भगदड़ में पता लगा भीड़ ही मार देती है हमारे यहाँ। मजाक मजाक में पुल पे 4 आदमी 15 आदमी कुचल के चले जाते हैं। हमने नहीं सुना मेले में भगदड़ मची, कुंभ में भगदड़ मची, फलानी जगह रेलवे के ब्रिज पे भगदड़। हाँ, वहां तक नहीं पहुंच रहे। डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस वो टेक्नोलॉजी पार्ट हो गया, ईडब्ल्यूएस के अंदर आ गया। डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस का सबसे कोर कॉन्सेप्ट क्या होता है? पढ़ा ही नहीं आपने इसका मतलब? हाँ, अभी ये बहुत चर्चा में आया था, बहुत चर्चा में आया था, इसलिए क्वेश्चन आने की संभावना है। ऑपरेशन सिंदूर, मैं बार बार हिंट दे रहा हूं, बहुत चर्चा में आया, बहुत चर्चा में आया। और आपने देखा ऑपरेशन सिंदूर से पहले हमने मॉक ड्रिल की थी, स्कूलों में कराई जाती है बच्चों की। अगर आपको पता होगा कि भूकंप आने पर मेज के नीचे, छोटे बच्चे तुमसे ज्यादा जानते हैं, होता है आग लगने पे मॉक ड्रिल कराई जाती है। तो डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस में जो सबसे महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि आप लोगों तक बाद में पहुंचेंगे, लोग पहले खुद को उस समय बचा लें। मॉक ड्रिल्स कराई जाती हैं, होती हैं फायर की, अर्थक्वेक की, बच के भागने की। तो डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस में मॉक ड्रिल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बताया जाता है कि मान लो ट्रेन दुर्घटना है तो ऐसे हथौड़ी निकालना है, शीशा तोड़ना है। आपने देखा उसमें लिखा होता है इमरजेंसी एग्जिट विंडो। तो ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। आपने देखा होगा जैसे एक्सप्रेसवे पे बस लड़ी, आग लगी, 30 लोग मारे गए। तो डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस में अगर उस बस का मालिक बताए कि अगर कैसी कोई कंडीशन होती है तो यहां, अब वो जो शीशा होता है एसी में लगा होता है, वो आप तोड़ नहीं सकते मुक्का मार के, वो सिर्फ पिक्चरों में होता है। और पिक्चरों में इसलिए होता है क्योंकि वो ग्लास नहीं होता, वो शुगर जो चीनी होती है ना, उसको गला के बनाया जाता है। उसको ऐसे टच मार दो तो टूट जाए, बिखर जाता है शीशे की तरह। लेकिन रियल लाइफ में ऐसा होता नहीं है ना, आप रजनीकांत हो, लेकिन पिक्चर देखने का बड़ा गलत प्रभाव होता है। मैं जाऊंगा, घूसा मारूंगा, ठीक है, हड्डियां अंदर तक टूट जाएंगी, पता भी नहीं चलेगा। तो वहां पर ये अगर हो तो क्या होगा, लोग बच के निकल सकते हैं। तो मॉक ड्रिल्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टू अवेयर द पब्लिक। तो डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या आया? मॉक ड्रिल्स। फिर ईडब्ल्यूएस, अर्ली वार्निंग सिस्टम। ईडब्ल्यूएस के कंपोनेंट्स क्या क्या हैं? हमने फेनी चक्रवात में यूज किया था। अरे क्वेश्चन है मेंस का, लिखो ईडब्ल्यूएस क्या है? पहले सूचना का पूर्वानुमान होता है। अर्ली वार्निंग सिस्टम, नाम क्या कर रहा है? अर्ली वार्निंग सिस्टम। अर्ली का मतलब होता है घटना से पहले, वार्निंग चेतावनी, सिस्टम यानी तंत्र, यानी किसी भी दुर्घटना से पहले वी हैव अ डिफरेंट काइंड ऑफ अर्ली वार्निंग सिस्टम। सुनामी का पता लगाना है तुम्हें, तो तुम्हें रिमोट ऊपर रडार नहीं बताएगा, उसके लिए तुम्हें
कुछ स्टेशंस पानी के अंदर बनाने होंगे और उसके अंदर क्या करने पड़ेंगे, हमें बहुत गहराई में रडार्स डालने पड़ेंगे। तो जब सुनामी क्या होता है, समुद्र के अंदर आने वाला भूकंप, तो जब भूकंप होगा तो एनर्जी रिलीज होगी, तो वो क्या करेगा, सीस्मोलॉजी के जो है वो सेंटर्स होते हैं, सीस्मोलॉजी, तो वो सीस्मिक स्टेशंस होते हैं जो पानी के अंदर काम करते हैं। फिर वो भेजेंगे लैंड पे कि भाई देख यहां पर भूकंप आ गया है, ये लहरें 24-48 घंटे में पहुंच जाएंगी। तो ईडब्ल्यूएस का पहला कंपोनेंट होता है ऑन द बेसिस ऑफ टेक्नोलॉजी। चक्रवात के लिए क्या होता है, सैटेलाइट इमेज निकाली जाती है, न्यून दबाव क्षेत्र, क्या देखा जाता है उसमें, लो प्रेशर एरिया। भाई लो प्रेशर एरिया, तो यहां चक्रवात आने की पॉसिबिलिटी है। यह सूचना किसको भेजी जाती है, इससे अर्ली वार्निंग नहीं होगा, इससे तो आपको पता चल गया कि कुछ होने जा रहा है। फिर क्या होता है, तुरंत इसको भेजा जाता है लैंड पे, अथॉरिटीज को भेजा जाता है, जो जो इसके इंचार्ज होते हैं, जैसे डीएम होता है, डीसी होता है, एनडीआरएफ को भेजा जाएगा। फिर क्या होगा, डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस शुरू हो जाएगी, कितना टाइम है हमारे पास, फिर उसके हिसाब से क्या होगा, क्या किया जाएगा, आपको वहां से हटाया जाएगा। सो दैट्स ऑल कम अंडर द डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस। अर्ली वार्निंग सिस्टम कलर कोडिंग में होती है, लिखो, कलर कोडिंग ऑफ अर्ली वार्निंग सिस्टम। मौसम का पूर्वानुमान, बारिश कितनी होगी, कौन करता है, और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कौन सी बॉडी है, WMO, यूपीएससी में क्वेश्चन आया हुआ है, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। दुनिया की सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन कौन है मौसम के लिए, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, WMO। तो तुम्हें क्या लिखना है, सबका मैंडेट लिखना है, खाली फुल फॉर्म नहीं पता करना है, सबका मैंडेट कहां है, कैसे काम करता है, पावर्स कहां से आती है। तो भारत की कौन सी, IMD। फिर इसमें पता करना है टेक्नोलॉजी कौन सी यूज करता है, कैसे पता चलेगा बारिश होगी, उसके लिए आपके पास रिमोट सेंसिंग होनी चाहिए। सबरीमाला केस के बारे में कितने लोग परिचित हैं, सबरीमाला क्या है, राइट अबाउट सबरीमाला टेम्पल, बहुत बड़ा केस हुआ था ना। सबरीमाला किस देवता का मंदिर है, किस शैली का मंदिर है, किसके समय इसकी स्थापना हुई थी, बहुत फेमस टेम्पल है ये, फेमस आर्किटेक्चर है, बहुत अपने रूल्स के लिए जाना जाता है, अपने एंशिएंट कल्चर के लिए जाना जाता है। और देखो मंदिर बोर्ड के बारे में बात हो रही है, किस नदी के किनारे है, पंपा नदी के किनारे, लिखो मंदिर है ये, प्राचीन समय से ही, ये सिर्फ मंदिर नहीं था भाई, दक्षिण भारत के मंदिर का मतलब एनसीईआरटी में ही लिखा है, वो सेटलमेंट के सेंटर हुआ करते थे, अधिवास के केंद्र हुआ करते थे, इसलिए दक्षिण भारत के मंदिर बहुत महत्वपूर्ण है। और अंग्रेजों ने जानबूझ के भारत का इतिहास लिखते समय दक्षिण भारत के मंदिरों को निगलेक्ट किया था, क्योंकि दक्षिण भारत के मंदिर की अगर स्टडी कर ली होती तो अंग्रेजी कल्चर पे वो तमाचा पड़ता कि मजा आ जाता। दक्षिण भारत के पूरे इतिहास को नेग्लेक्ट रखा गया, और भारत सरकार भी आजादी के बाद से, अरे एक बार चले तो जाओ, विज्ञान क्या होता है, कल्चर क्या होता है, आर्किटेक्चर किसे कहते हैं, दिमाग घूम जाएगा। कैलाश टेम्पल को बनाया कैसे, मैंने तमिलनाडु की क्लास में पूछा था कि मैं मान लो एक कारीगर हूं, मेरे हाथ में एक छीनी हथौड़ी दे दो, तो छीनी किससे बनेगी, लोहे से, कोई मेटल जानते हो। और दक्षिण भारत की चट्टाने हैं इग्नियस, आग्नेय चट्टान, मैं साइंस के बेस बात करो, मैं गलत हूं मुझे काट दो, मैं गलत हूं मुझे काट दो। अब मैं उस पे, आग्नेय चट्टान सबसे कठोर चट्टान होती है, मुझे जो पूरा कैलाश टेम्पल साउथ के टेम्पल है लेजर कट्स हैं, लेजर कट्स हैं, सारा डाटा हमसे छुपाया गया भाई। जब उन्हें समझ में आया कि भारत जिस दिन अपनी जागृत चेतना में आ जाएगा, और मैंने कहा था आज से 4 साल पहले पढ़ाया था, अगर कोई मेरा पुराना स्टूडेंट होगा, यूट्यूब पे भी ये क्लास पढ़ी है, 4 साल पहले पढ़ाया था मैंने कि इंसान तो नहीं कर पाएगा लेकिन एआई करेगा। एंड थैंक्स टू दैट वर्ड 4 साल पहले कहे थे, कल भारत सरकार ने लॉन्च कर दिया। पता है क्या लॉन्च किया, भारत का पारंपरिक ज्ञान और एआई। ये 4 लॉकडाउन में ये क्लास पढ़ाई थी मैंने कि आने वाले समय में भारत का ज्ञान छुपा नहीं पाओगे, मनुष्य तो नहीं कर पाया, लेकिन जिस दिन एआई ने साइमुलेशन किया तब एआई चैट जीपीटी लॉन्च नहीं हुआ था, मैंने कहा आने वाले समय में मशीनें इसको कैलकुलेट करेंगी। कौन सा अभियान कल लॉन्च किया गया, भारत के पारंपरिक ज्ञान को एआई से जोड़ने के लिए कल प्रधानमंत्री ने किस नए मिशन का उद्घाटन किया है, ज्ञान भारतम मिशन। और जिसकी कल्पना मैंने आज से 4 साल पहले की थी, वो कल जब मैंने इस न्यूज को देखा पढ़ा तो बिल्कुल मुस्कुराहट आ गई, 4 साल पहले के फ्लैशबैक में चला गया। मैंने कहा था बहुत जल्दी हमारा एंशिएंट ज्ञान आएगा। और दक्षिण भारत को पूरी तरह से हाइड किया गया, दक्षिण भारत अपनी परंपराओं को संभाल पाया था, क्योंकि उत्तर भारत में ज्यादातर आक्रमण हुए थे, डिस्टर्ब हुआ वो, अंग्रेज भी सबसे ज्यादा वहां पे घुस पाए। दक्षिण भारत में जब जाते जाते इन्होंने क्या किया, इन्होंने
द्रविड़ का एक कल्चर क्रिएट कर दिया, ताकि पेरियार मूवमेंट और तमाम इस तरह से करके, ताकि दक्षिण भारत कट जाए भारत से। क्योंकि उन्हें पता था कि किसी भी देश का इतिहास क्या करता है, सांस्कृतिक गौरव पैदा करता है। हर मंदिर के बोर्ड होते हैं और इसमें सरकार हिस्सेदार होती है। ये जो चढ़ावा वाला चढ़ा सरकार ले जाती है, टैक्स लगाती है इस पे। आप वैष्णो देवी जाओगे, कभी कोई गया वैष्णो देवी? जहां प्रसाद बंटता है वहां लिखा होता है ना, वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड, सिक्का मिलता है, उस पर कुछ लिखा हुआ है? कभी पढ़ा क्या लिखा है उस पर? लेकिन सरकार अल्पसंख्यकों के धार्मिक अधिकारों में प्रवेश नहीं कर सकती है। अब यहीं पे बवाल आ जाता है। यहां पे अब सुप्रीम कोर्ट डिसीजन देता है। सुप्रीम कोर्ट माइनॉरिटी के किसी भी इंस्टीट्यूट में दे सकता है डिसीजन। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कोशिश की कि मदरसों में आधुनिक शिक्षा दी जाए, तो ये एक बड़ी समस्या है भारत की। इसी वजह से अब ये क्या होता है, कई बार ऐसे फैसले आ जाते हैं जो समाज में वैमनस्यता पैदा करते हैं। समाज समता से चलता है, समानता से चलता है। तो जब राष्ट्र जो होता है, सेकुलरिज्म का सही मतलब होता है कि मैं किसी के साथ भेदभाव ना करूं। जो नियम एक्स के लिए वो नियम वाई के लिए भी है। लेकिन हम बड़ी जल्दबाजी में ब्रिटेन को अपना माई बाप मान के हमने सारे मॉडल वहां से उठा लिए। ब्रिटेन हमारा माई बाप था, अंग्रेज हमारे बुद्धिजीवी माने जाते थे। तो ब्राउन साहब लोगों को आज वही ब्रिटेन कुछ लाख लोगों का दबाव नहीं सह पा रहा है और भारत को ज्ञान दे रहा है सहिष्णुता का। हजारों साल पुरानी संस्कृति को वो ज्ञान दे रहा है टॉलरेंस का। ये हमें ज्ञान देगा टॉलरेंस का। तू व्यापारी बन के आया था, तू हमारे सामने हाथ जोड़े खड़ा था कि हम तुम्हारे यहां कॉटन का बिजनेस करना चाहते हैं। तूने हमारे पूरे देश पे कब्जा कर लिया, 45 ट्रिलियन डॉलर की लूट कर ली, फिर भी हम तुझे थप्पड़ नहीं मार रहे हैं। फिर भी तेरे साथ हम जो रिश्ते बनाए रखे। टॉलरेंस कहते किसको बे? 190 साल की गुलामी हमने झेली, फिर भी तुझे कुछ नहीं कह रहे, तेरे ऊपर कोई आक्रमण नहीं कर रहे हैं और तू हमें टॉलरेंस सिखा रहा है। तू बोला भारत में रिलीजियस टॉलरेंस नहीं है, तू मीडिया की खबरें बना रहा है। तू अपने यहां देख, भारत में कोई भी धार्मिक चिन्ह लेके घूम जाए, देखो भी कितना बड़ा बॉल, भारत में धार्मिक उन्माद आ गया और तेरे यहां पूरे झंडों पे क्रॉस लगा हुआ है। बोला जा रहा तुझसे? नहीं बोला जा रहा है। ये तेरी सच्चाई यही है। 400 साल पुरानी संस्कृति क्या, उसको कल्चर भी नहीं कह सकते, सिविलाइजेशन भी नहीं कह सकते इसको। ये तो कुछ डाकू थे, समुद्री लुटेरे थे जो थोड़ा सा सिविलाइज हो गए दूसरों का पैसा लूट के। सूट भी नहीं इनका है, कपड़े भी नहीं इनके हैं, ये सब कुछ दूसरे जगह। चाय जो ये पीते हैं ना, वो भारत में पैदा होती, श्रीलंका में पैदा होती, चीन में पैदा होती है। जो इन्होंने बारूद बनाया शोरा, वो चीन और भारत से गया। जो इनके यहां रेशम की चीज है वो भारत और चीन से आया। इनका है क्या? इनका है क्या? कुछ नहीं है इनका। इनकी है केवल लूट की सोच। इनके घरों में जो पेंटिंग्स है ना, इनके घरों में जो सामान है, वो हमारे राजा महाराजाओं से यहां चुरा चुरा के लेकर गए। तुम्हें क्या पढ़ाया गया? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कहा जाता है, लॉर्ड वेलेस्ली, क्लाइव, वायसराय। अरे इनके बारे में रियल इतिहास पढ़ो। ये जब यहां से भारत से रिटायर होके जाते थे ना, तो कई कई जहाज लेके जाते थे। अबे करते क्या थे जहाज का? भारत से बेहिसाब पैसा लूटा जाता था। इनको चढ़ाए नहीं जाते, चढ़वाए जाते थे। हाँ चलो गिफ्ट करो, गिफ्ट करो, चलो गिफ्ट करो। हाँ अपना हाथ, हाँ सोने का इधर भाग की खाल। ग्वालियर के किले में चले जाओ, अंग्रेजों की फोटो लगी हुई है सामने, छोटे छोटे बच्चों से लेकर जो है वो जो वयस्क शावक, ऐसे 11-11 बाघ मार के बिछा रखे हैं और उसके शव पे ऐसे पैर रख के फोटो खिंचाए। अंग्रेज जाके ग्वालियर के किले में जाके देखिएगा, सिंधिया परिवार एकदम नतमस्तक। 11 छोटे बच्चों को मारा है, गोली मारी है, छोटे बच्चे जो बाघ के बच्चे हैं। भारत को इन्होंने शिकार का बना रखा था, इंजॉयमेंट का सेक्टर था। और वो खाले लेके जाते थे, वो सोने चांदी तलवारें वो जाके रखते थे गिफ्ट के नाम पे। हम इतना गिफ्ट दे रहे हैं, वाह। तो ये कभी नहीं कि इतिहास में बताया गया कि ये जो लॉर्ड डलहौजी था, वेलेस्ली था, क्लाइव था, ये सब चुट्टे थे। 4-4 5-5 जहाज लेके यहां से जाते थे, सोना चांदी शोरा। और जानते हो वहां जो रिटायरमेंट के बाद क्या करते थे? इसी सामान से बिजनेस करते थे, इसी सामान से बिजनेस करते थे। ये एक ब्रिटेन क्या है? एक चोरी का म्यूजियम है। ब्रिटेन क्या है? चोरी का म्यूजियम है। हर आदमी दुकान खोल के, और वहां पे खबरें फैलती थी, अच्छा ये राजा महाराजा का है। अच्छा हमारे यहाँ साइंस एंड टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी थी, वो जाके दिखाते थे, देखो ये पानी रखने का पात्र है।
इसमें कहते थे जैसे चाइना प्लेट हुआ करती थी एक, तो उसमें क्या, अगर खाने में तुम्हारे जहर मिली है तो प्लेट टूट जाती थी, अपने आप टूट। अगर खाने में आपने कुछ भी, अगर आपने अडल्ट्रेशन किया, उसमें जहर मिला है, वो प्लेट अपने आप टूट जाएगी। ये ले जाकर उसको बेचते थे दुकान खोलते थे यार ये सब, और दुकान खोल के भारत का सामान बेच बेच के पैसा कमाते थे। फिर वो पैसा लाते थे यहाँ के चाय के बागानों में लगाते थे, यहाँ श्रीलंका में। इन्होंने अपनी सेटिंग कर रखी थी कि ब्राउन टाइप के जो अंग्रेज है वो यहाँ पे शासन चलाएंगे, तो फर्स्ट क्लास चल रहा है। क्योंकि भारतीयों के जो, उन्होंने एक स्टेटस सिंबल बना रखा था, अंग्रेजी अच्छी आती है, हमारे साथ चाय पियोगे। हाँ, लुटियंस क्यों बनाया गया था? इसीलिए बनाया गया था। खान मार्केट क्यों बनाया? इसीलिए बनाया गया। बोले आपका एक बंगला लंदन में रहेगा। ठीक है भाई साहब, जितने नेता हैं सबके बंगले लंदन में हैं, सबके, भारत और पाकिस्तान दोनों। आपको यहां आके रहना है, मस्त रहो, तुम्हें स्टेटस दे देंगे। दे दिया। बोले आपको क्या करना है? बोले जैसा हम कहेंगे, लूट जारी रहनी चाहिए। बस वो लूट अब हम डायरेक्ट नहीं करेंगे, आपके थ्रू होगी। इसीलिए हमारी किताबों में उठा के एनसीईआरटी 12वीं तक की पूरी चेक कर लो, कि देख लो, किसी भी इतिहासकार की देख लो, इतनी भयानक त्रासदी हुई है। हमारी किसी भी किताब में अंग्रेजों के शोषण का अगर कभी भी कड़े शब्दों में बात की गई हो, बड़े मुलायम मुलायम शब्द थे। आप पूरी किताब को किसी दिन थोड़ा और मैच्योर हो जाके पढ़िएगा। अंग्रेजों की गुलामी की भर्त्सना नहीं की गई है, हमारे वीरों के साहस की बात की गई है। नोटिस करके देखना, महात्मा गांधी की, जवाहरलाल नेहरू की, वो जेल गए थे, इसके बारे में बहुत कुछ लिखा है। जरा जेल के बारे में पढ़ लो, आज अपना हॉस्टल छोड़ दोगे। उनकी जो जेल थी, अल्मोड़ा में थे, बरेली जेल में रखे गए थे, बीमार पड़ गए। तो अल्मोड़ा बहुत खूबसूरत सा हिल स्टेशन है, बड़ा साफ सुथरा कमरा, बहुत बड़ा, फोटो मैंने देखी है, खिड़कियों से वादियां दिखती हैं, वो जेल थी। भाई साहब तुम लोग आज जाके शिफ्ट हो जाओगे जेल में, नौकर चाकर मिले होते साफ सफाई के लिए, कौन ना जाए ऐसी जेल में, हिल स्टेशन पे फ्री की जेल। ये जेल थी, और बाहर दिखाया जाता था देश के लिए त्याग में गए। अंदर पिताजी सेटिंग करके आए, बरेली जेल में बच्चे की तबीयत खराब हो गई, अल्मोड़ा में शिफ्ट करो, उसको स्वास्थ्य लाभ लेना। अबे स्वास्थ्य लाभ को जेल नहीं कहते, जेल काला पानी होता। कभी तुमने सुना इनमें से कोई काला पानी गया था? कभी सुना? जेल में किताबें लिखते थे, लाइब्रेरीज मिली हुई थी, तुम्हें यहां ना मिल रही है। तुम्हें मिली लाइब्रेरी? जेल में किताबें लिखी हैं, और बोला जाता था देश को बताने। अच्छा, किताब लिखने के लिए मुझे रेफरेंस बुक्स चाहिए होगी ना, रेफरेंसेस चाहिए होंगे, इसका मतलब है मुझे सारी किताबें अवेलेबल होती थी। कैदियों की डिमांड पे क्या अवेलेबल होता है भाई? अगर कैदी अगर हो, तो कैदी तो वो पटरे वाला पहन के और सुबह शाम वो पत्थर तोड़ता है। पिक्चर में ऐसे दिखाया गया ना, पैरों में जंजीरें होती हैं, हाथों में। तुमने कोई फोटो देखी कि जो है हमारे जो है, जिनको कहते हैं, उन्होंने हाथ में से, कैदी तो ये होता है ना, और उसको सशक्त जो है वो सश्रम कारावास दिया जाता है। तुम्हें पता है कहां रखा गया था गांधी जी को और जवाहरलाल नेहरू को? आगा खां पैलेस में। हिस्ट्री के टीचर, पैलेस में जेल मिले, कौन कौन चलेगा? हाँ सब चलेंगे यार। आगा खां पैलेस में जेल मिल जाए, 15-20 नौकर, क्या दिक्कत है बताओ? कौन चलेगा बताओ जेल में? आगा खां पैलेस में अगर जगह मिल जाए तो, मलमल के गद्दे, कालीने, हाय ऐसी जेल भारत को बार बार मुबारक हो। और बाहर जनता को बताया जाता था कि हमारे महापुरुष जेल में हैं, और यहां आधा देश तड़प रहा है, काश हमें भी ऐसी जेल मिल जाए। ऐसा थोड़े ना होगा वहां एल्युमिनियम की प्लेट लेके और हाथ पैर में जंजीर लगा के लाइन में लगे हुए हैं कि दाल का पानी दे दो, रोटी जो है उठा के दे दो। नहीं भाई साहब, डाइनिंग टेबल पे खाते थे। पैलेस था, पैलेस। क्या लगा था? आगा खां पैलेस। और जेल नहीं होती थी, नजर बंद होता था। तो ऐसा दया क्यों? सावरकर को तो काला पानी भेजा था, जाओ काला पानी। वहां कैदियों को जब पीटा जाता था तो उनका ही टॉयलेट उन्हें खिलाया जाता था। आप कभी पढ़िए काला पानी के बारे में। काला पानी जानने का मतलब होता था कि शरीर और आत्मा अब अलग अलग होंगे, अब जिंदा नहीं लौटोगे। काला पानी की यातनाओं के बारे में पढ़िए, उसको जेल कहते हैं। कैदियों को सोने नहीं दिया जाता था, 2x2 की अंधेरी कोठरी में रखा जाता था, आप यातना से चिल्ला चिल्ला के मर जाओ।
भय से। आप उसको उसको कहा जाता है जेल। अल्मोड़ा के पोस्ट ऑफिस में बंद कर दिया गया, आगा खां पैलेस में रख दिया गया, हाय क्या बात है। तो ये बातों का मतलब क्या है? ये बातों का मतलब है कि हम जिस चीज को, जिस कॉन्सेप्ट को उधार लेकर चले आए, वो हमारे देश को बनाने के लिए नहीं था, वो हमारे देश को मिटाने के लिए था। हमारे कॉन्सेप्ट में रिलीजन वर्ड का कॉन्सेप्ट ही अलग है। पंथ का मतलब होता है अपने ईश्वर को प्राप्त करने के लिए कोई भी, आप मान लो हिंदू धर्म की बात करते हो, अब इस्लाम और हिंदू धर्म में लड़ाई हो सकती है कि हम भाई बुत परस्ती गुनाह है, हम आइडल वर्शिप नहीं करते हैं। तो हिंदू धर्म में भी कई ऐसे सेक्ट्स हैं जो आइडल वर्शिप नहीं करते। हमारे यहां भी मूर्त और अमूर्त का कॉन्सेप्ट है। ऊर्जा की पूजा करने वाले बहुत हैं, यानी वो क्या है, और हमारे यहां नास्तिकों का भी सम्मान है। अगर आप किसी को भी नहीं मानते तो भी आप रह सकते हैं, आप शैव हैं, वैष्णव हैं, ठीक है, आप जो है वो अलग अलग पंथ सबका। हमारे यहां पंथ का कॉन्सेप्ट ही अलग था। हमारे यहां धर्म मतलब ड्यूटीज हुआ करती थी, राजा का धर्म, प्रजा का धर्म, शिक्षक का धर्म, स्टूडेंट का धर्म। तो ये जो सेगमेंट है वो होता है कि देश को बांटा कैसे जाता है। तो चलो आर्किटेक्चर लिखा, अरे दादा रे, गया चोरी हुआ सामान, ये जाता है वहीं। दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम कहां है चोरी का माल? ब्रिटेन। जो कहीं नहीं मिलेगा वो कहां मिलेगा? ब्रिटेन। चलो भाई।